आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज हम लोग एक एजुकेशनल वीडियो लेकर के आए हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। और इस वीडियो में हम लोग ये दो टर्म्स के बारे में ये चर्चा करेंगे जो कि हो सकता है कि आउटवर्डली ऐसा लगे कि ये दोनों टर्म्स वो सिमिलर वो मीनिंग लिए हुए हों, लेकिन वास्तविकता ये है कि कानून के क्षेत्र में इन दोनों ही ये टर्म्स की बिल्कुल अलग अलग ये व्याख्या होती है और इन दोनों का जो मतलब है वो बिल्कुल अलग अलग है। आप ये बोर्ड पे देख रहे होंगे कि हमने ये दो टर्म्स को लिखा है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जिसका कि हिंदी रूपांतरण है कि कानून द्वारा स्थापित की प्रक्रिया। और दूसरा एक टर्म हमने लिखा है कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि विधि की उचित ये प्रक्रिया। अब इन्हीं दोनों टर्म्स के बारे में हम लोग को जानना है और एक सामान्य व्यक्ति के भी रूप में इन दोनों ये टर्म्स के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है एक सिटीजन के तौर पे। और अगर आप स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आप किसी ये प्रतियोगी ये परीक्षाओं की ये तैयारी कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपके लिए तो इन चीजों को जानना यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके कि इन दोनों टर्म्स का ये मतलब क्या है। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे ये संविधान में हम सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार ये प्रदान किए गए, जिसको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे ये फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। मूलभूत अधिकार उसका हिंदी रूपांतरण होता है। और भारतवर्ष में यानी कि जो भी मूलभूत अधिकार ये दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में उन सारे ये मूलभूत अधिकारों का उल्लेख है। और मूलभूत अधिकारों की प्रकृति ये होती है कि वो भारतीय संविधान के ही द्वारा ये प्रदत्त ऐसे कुछ अधिकार हैं जिनको कि हमारा संविधान ये समझता है कि ये सब सारे अधिकार जो हैं वो एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए वो काफी ये जरूरी है एक देश के अंदर। और किसी भी ये परिस्थिति में, और ये किसी भी परिस्थिति ये ना बोला जाए बल्कि ये सामान्य परिस्थितियों में उन सारे अधिकारों का आरोहण यानी कि उनका इन्फ्रिंजमेंट जो है, यानी कि उन अधिकारों को हमसे ये छीना नहीं जा सकता। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये विजुअलाइजेशन है कि अगर इन अधिकारों को ये छीन लिया जाए, यानी कि जो भी ये मूलभूत अधिकार ये दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन सारे ये मूलभूत अधिकारों को अगर हमसे स्नैच कर लिया जाए, ये छीन लिया जाए, तो फिर वैसी स्थिति में हमारा जो नेचुरल राइट है एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे या एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर एक डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए हमारे जो अधिकार है उन अधिकारों से हमें ये वंचित कर दिया जाएगा और मनुष्य का जीवन जो है ये पशुवत हो जाएगा या सब स्टैंडर्ड या लाइफ को हम लोग यानी कि ये जीने लगेंगे, एक वह पैसिव लाइफ को हम लोग ये जीने लगेंगे। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का ये प्रावधान है और इसका इंस्पिरेशन जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और इन सारे अधिकारों की ये प्रकृति होती है कि सामान्य परिस्थितियों में इन सारे अधिकारों को हमसे हमारी ये सरकारें जो हैं वो नहीं छीन सकती है या इन अधिकारों से हमें अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर इन अधिकारों पे अगर ये किसी भी प्रकार का अगर आबंधन ये लगाना हो तो उसके लिए हमारे ये संविधान में ही ये प्रावधान दिए गए हैं कि किन उचित यानी आधारों पे या किस ये रीजनेबल आधार पे इन सब सारे यानी कि हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं उन अधिकारों के ऊपर ये किस लिमिट तक या किस हद तक उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन को लगाया जा सकता है।
यानी कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में या नेशनल इंटरेस्ट में। तो यानी कि मोटा मोटी यही दो आधार हैं जिसके की आधार पे हमारे इंडिविजुअल राइट्स को या हमारे मूलभूत अधिकारों को ये कर्टेल किया जा सकता है या उसमें ये किसी भी प्रकार की कमी ये की जा सकती है। लेकिन ये सामान्य परिस्थितियों में वो सब हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं ये हमारे यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही वो ये गारंटीड है। और अगर हमारे मूलभूत अधिकारों का यानी कि किसी भी मूलभूत अधिकारों का अगर अतिक्रमण होता है या उल्लंघन होता है तो ये हर एक व्यक्ति का यानी कि जिस भी व्यक्ति के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हुआ है उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका ये संवैधानिक आपको अधिकार है कि वो आपको ये सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच वो कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल आपको ये 32 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद ये 32 के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और उसको कुछ ऐसे ये पावर दिए गए हैं जिससे कि हमारे जो मूलभूत अधिकार का अगर उल्लंघन हुआ है तो यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका ये परीक्षण कर सके और अगर वो पाता है कि हमारे किसी मूलभूत अधिकार का यानी कि अनरीजनेबल मैनर में अगर उसका अतिक्रमण हुआ है या उसको आपको रेस्ट्रिक्ट किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसे यानी कि रिस्टोर कर देगा। यानी कि हमारे ये मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जाना ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, ये भी हमारा मूलभूत अधिकार है। हालांकि हाई कोर्ट्स को भी अधिकार दिए गए हैं कि मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित वो मामलों की सुनवाई वो कर सके और अगर वो पाता है कि अगर हमारे ये किसी भी मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो हाई कोर्ट्स भी हमारे मूलभूत अधिकार को रिस्टोर ये करवा सकते हैं। तो जितने भी मूलभूत अधिकार हम लोगों को हमारे ये संविधान के द्वारा ये प्रोवाइड किए गए हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा अधिकार है जो कि अनुच्छेद 21 के तहत आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 के तहत हमें हमारे ये जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत ये स्वतंत्रता का अधिकार हमें ये दिया गया है। मतलब राइट टू लाइफ एंड राइट टू ये पर्सनल ये फ्रीडम और ये लिबर्टी। और ये जो आर्टिकल है वो ये कहता है और इसी आर्टिकल में इस एक्सप्रेशन का यूज हुआ है जिसको कि हमने ऊपर लिखा है कि यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और आपको आर्टिकल 21 ये कहता है कि भारतवर्ष में या भारतवर्ष के नागरिक हों या भारतवर्ष के ये भूमि पे ये मौजूद ये कोई भी व्यक्ति हो वो चाहे भारतवर्ष का नागरिक हो या ना हो लेकिन अगर वो भारतवर्ष की भूमि पे मौजूद है तो उसको ये मूलभूत अधिकार हमारे संविधान के द्वारा ही प्राप्त है कि उस व्यक्ति को यानी कि बिना प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी कि बिना ये कानून द्वारा स्थापित ये प्रक्रिया का ये पालन किए हुए उस व्यक्ति को उसके अपने जीवन के अधिकार और उसके अपने ये व्यक्तिगत ये स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित उसे ये नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उसकी जो जीवन की स्वतंत्रता है, जीवन की स्वतंत्रता का यह अर्थ हुआ कि उसकी ये दैहिक स्वतंत्रता, मतलब अगर उसको यानी कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी व्यक्ति को आप मान लीजिए कि इलीगल पूर्ण ढंग से ये डिटेन कर लेना, निरुद्ध कर लेना, उसे ये जेल में डाल देना या किसी व्यक्ति की जो उसका ये जीने का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति का जो जीने का अधिकार है ये उसका बहुत ही ये नैसर्गिक अधिकार है।
हर एक प्राणी को इस पृथ्वी पे उसका जो भी ये जीवन काल है, उस जीवन काल को शांतिमय ढंग से और डिग्निफाइड मैनर में, यानी कि सम्मानजनक पूर्ण ढंग से उसको ये जीने का अधिकार ये प्राप्त है। और अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात की जाए तो वो बात और भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि राइट टू लाइफ, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि राइट टू लाइफ का ये मतलब नहीं है कि ये जानवरों जैसी जिंदगी। राइट टू लाइफ का ये मतलब है कि एक सम्मानजनक ये जीवन, एक वह पॉल्यूशन फ्री हमारा लाइफ, एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री लाइफ, मतलब बहुत ही वाइड स्कोप में उसने ये टर्म का विश्लेषण किया है अपने ये विभिन्न ऑब्जर्वेशंस में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने और डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने। तो राइट टू आपको लाइफ जो है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो दैहिक स्वतंत्रता होती है, जो उसके ये जीने का अधिकार है, ये बहुत ही फंडामेंटल है और किसी भी व्यक्ति को उसके अपने ये दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा कि पर्सनल फ्रीडम, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पे वो व्यक्ति वो अपने अधिकारों का वो यूज करे या उसको ये फ्रीडम हासिल हो अपने ये चॉइसेस के मामले में कि हम किस प्रकार के लाइफ को जीना चाहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य हमारा जो भी हो उसको हम ये किस ढंग से जीना चाहते हैं। मतलब हमारे जो ये पर्सनल ये चॉइसेस है और वो पर्सनल ये चॉइसेस उस हद तक ये वैलिड है जहां तक कि किसी भी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति के जो अधिकार है, व्यक्तिगत ये स्वतंत्रता के अधिकार है या जो ये पब्लिक वेलफेयर है, उसके ऊपर अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण ये नहीं हो रहा है तो वहां तक हर एक व्यक्ति को अपनी ये निजता की स्वतंत्रता है, हर एक व्यक्ति को उसका ये पर्सनल ये फ्रीडम हासिल है कि वो अपने ये चॉइस के हिसाब से या वो अपने ये मन के हिसाब से वो जैसा वो चाहे अपने लाइफ को जीना वो जी सकता है। तो अनुच्छेद 21 जो है, आर्टिकल ये 21, हमारे जितने भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं उन सारे ये फंडामेंटल राइट्स का ये कॉर्नर स्टोन है, ये एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। और इसी आर्टिकल में इस चीज को ये दिया गया है, ये टर्म है, ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब अभी हमने आपको बोला कि किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल ये 21 ये कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल ये फ्रीडम विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि जो कानून के द्वारा जो स्थापित ये प्रक्रिया है, उस ये प्रक्रिया का पालन किए हुए बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी ये दैहिक स्वतंत्रता या उसके जो जीवन जीने की स्वतंत्रता है और उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उससे वंचित ये नहीं किया जा सकता। अब यहां पे इस टर्म का मतलब क्या है, ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसका थोड़ा लिमिटेड मतलब इसका स्कोप है यहां पे, यानी कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये जो टर्म है वो इस चीज को बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर उसके राइट टू लाइफ या राइट टू ये पर्सनल फ्रीडम से अगर ये वंचित करना है तो उसको ये वंचित करने के लिए कोई कानून होना चाहिए। मतलब कि पार्लियामेंट कानून बनाए कि वो किस आधार पे या किस ये प्रोसेस के तहत वो किसी व्यक्ति को उसके राइट टू लाइफ से या राइट टू ये पर्सनल फ्रीडम से ये वंचित करना चाहती है। मतलब एक वैलिड ये कानून होना चाहिए जो कि एक उचित ये प्रक्रिया के द्वारा जो भी ये कानून बनाने वाली ये संस्था है, यानी कि लेजिस्लेचर जो है, व्यवस्थापिका
यानी कि ये पार्लियामेंट अगर यूनियन लेवल पे बोला जाए तो वहां से वो पास होना चाहिए, उचित ये प्रक्रिया का पालन करके। और दूसरा कि उस कानून के अंदर जो ये प्रोसीजर दिए गए हैं, जो ये प्रावधान दिए गए हैं, मतलब जिन ये प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से या किन ये प्रक्रियाओं का ये पालन करके ये किसी व्यक्ति को उसकी जो राइट टू लाइफ है और राइट टू ये पर्सनल फ्रीडम है उससे वंचित किया जा सकता है या उसमें ये किसी प्रकार की ये कर्टेलमेंट की जा सकती है, तो उस उचित ये प्रक्रिया का ये पालन जो है वो किया जाना आवश्यक है। यानी कि दूसरे रूप में आप इसको समझे कि अगर किसी व्यक्ति के आर्टिकल ये 21 के तहत जो अधिकार है अगर उसका अतिक्रमण होता है और अगर वो व्यक्ति ये कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है या हाई कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट केवल इस बात को ये देखती है कि क्या उस व्यक्ति के जो उसके अधिकार का हनन हुआ है तो उस अधिकार के हनन से संबंधित या उस अधिकार को आपको ये कम किए जाने से संबंधित कानून जो है ये वैलिड ढंग से वो पास किया गया है कि नहीं किया गया है, और उस कानून के अंदर जो ये प्रक्रियाएं दी गई है उन ये प्रक्रियाओं का ये पालन जो है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा यानी कि आपको ये सरकार के द्वारा या सरकार के अधिकारियों के द्वारा उन ये प्रक्रियाओं का पालन ये किया गया है कि नहीं किया गया, यानी कि कोर्ट इसी चीज को देखेगी। यानी कि इस मामले में कोर्ट इस चीज को नहीं देखेगी कि लॉ जो है यानी जो भी ये कानून है जिस कानून को पार्लियामेंट ने ये पास किया है, यानी कि व्यक्तियों के जो अधिकार हैं आर्टिकल ये 21 के तहत उसको ये कर्टेल करने के लिए या उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो उस कानून की वैलिडिटी के ऊपर मतलब वो कानून ये वैलिड है कि नहीं है या उस कानून की जरूरत ये थी या नहीं थी, मतलब इसका जो ये सब्सटेंसिव पार्ट है उसके ऊपर ये कोर्ट जो है ये विचार नहीं कर सकता है। यानी दूसरे रूप में इसका ये अर्थ हुआ कि जो पार्लियामेंट्री विजडम है उसके ऊपर ये कोर्ट जो है वो यानी कि वो विचार नहीं कर सकता। यानी कि अगर पार्लियामेंट ने ये कानून ये पास कर दिया कि ये फलाना फलाना ये प्रोसेस को अपना करके और इन मामलों में इस व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति के आर्टिकल ये 21 के तहत ये दिए गए अधिकारों का अतिक्रमण ये किया जा सकता है, तो कोर्ट केवल इस चीज को देखेगी कि जो भी उस कानून के अंदर जो ये प्रक्रियाएं हैं उन ये प्रक्रियाओं का पालन ये किया गया है कि नहीं किया गया है। कोर्ट इस चीज को नहीं यानी रिव्यू करेगी कि यानी कि पार्लियामेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। मतलब जो पार्लियामेंट्री विजडम है यानी कि ये पार्लियामेंट के पास या व्यवस्थापिका के पास जो विजडम है कि हम इस प्रकार का कानून बनाएं या किसी प्रकार का कानून बनाएं, उसके ऊपर ये किसी भी प्रकार के ये प्रश्न चिन्ह ये लगाने का जो पावर है ये कोर्ट को नहीं मिलता है। इसके अंतर्गत यानी कि कोर्ट केवल ये देखेगी कि कानून को ये वैलिड ढंग से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, और उस कानून के अंदर जो विभिन्न ये प्रक्रियाएं दी गई हैं, जो ये प्रोसीजर्स दी गई हैं, उन ये प्रोसीजर्स का ये पालन किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर पालन किया गया है तो ठीक है, अगर ये कानून को उचित प्रक्रिया के द्वारा ये बनाया गया है व्यवस्थापिका के द्वारा तो ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति के आर्टिकल ये 21 के तहत जो अधिकार है उन अधिकारों का कर्टेलमेंट हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जापानीज ये कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि प्रोसीजर इस्टैब्लिश पहले, लेकिन
एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसी से मिलता जुलता, जिसको हम लोग बोलते हैं ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसका हिंदी रूपांतरण है कि विधि की उचित ये प्रक्रिया। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, यानी कि अमेरिकी संविधान में ये 5वें और 14वें ये संशोधन के द्वारा, यानी कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में 5वें और ये 14वें ये संशोधन के द्वारा इस एक्सप्रेशन को उसमें ये जोड़ा गया है। और ये जो आपको ये कॉन्सेप्ट है या ये जो ये टर्म है, ये इसकी तुलना में, यानी कि ये पहले वाले की तुलना में, यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसकी तुलना में ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ये बृहत है और काफी इसका वाइडर स्कोप है। और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के किसी मूलभूत अधिकार का उल्लंघन अगर होता है तो फिर कोर्ट को यह अधिकार है कि वो ना केवल इस चीज की जांच करे कि यानी कि व्यक्तियों के जो उसकी ये दैहिक स्वतंत्रता है या उसका ये पर्सनल फ्रीडम है, उसको ये कर्टेल करने से संबंधित जो कानून ये बनाए गए हैं, तो उन कानूनों को उचित प्रक्रिया से बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं, और उन कानूनों के अंतर्गत जिन ये प्रोसीजर्स का वर्णन किया गया है, उन ये प्रोसीजर्स को यानी कि इन लेटर फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। तो केवल इसी चीज को नहीं देखा जाता है, बल्कि इसमें चीज को ये कोर्ट ये देख सकती है, यानी कि कोर्ट जो है वो इसमें चीज को रिव्यू कर सकती है कि किसी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है या उसका जो राइट टू लाइफ है, उसको ये कर्टेल करने से संबंधित जो कानून बनाया गया है व्यवस्थापिका के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा, वो कानून यानी उचित है कि नहीं है, उस कानून को बनाया जाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था। यानी कि इस मामले में कोर्ट जो है ये पार्लियामेंट के विजडम के ऊपर भी ये सवाल उठा सकती है और इस चीज की वो जांच कर सकती है, इस चीज का रिव्यू कर सकती है कि उस मूलभूत अधिकार के उल्लंघन से संबंधित जो कानून ये बनाया गया है, उस कानून का जरूरत था कि नहीं था। यानी कि जो सब्सटेंशियल एस्पेक्ट होता है किसी भी कानून का, तो उस कानून के ये सब्सटेंशियल एस्पेक्ट को भी वो रिव्यू कर सकती है। और अगर कोर्ट इस चीज को पाती है कि नहीं, ये जो ये कानून जो है ये रॉन्ग इंटेंशन से बनाया गया है, या इस कानून की कोई ये जरूरत नहीं थी, या ये जो कानून है वो अतिरेक है और ये जानबूझ करके ये कानून या किसी ये गलत मंशा से ये कानून बनाया गया है, तो फिर वो कानून लेजिस्लेचर के द्वारा यानी कि व्यवस्थापिका के द्वारा अगर वो फुल मेजोरिटी से भी ये पास हो, तो उस कानून को जो कोर्ट जो है वो इनवैलिड घोषित कर देगा, यानी कि उसको अल्ट्रा वाइड्स घोषित कर देगा, उसको ये नल एंड वॉइड घोषित कर देगा, मतलब उस कानून को ही वो समाप्त कर देगा। तो ये एक यानी कि जुडिशियल रिव्यू का ये बहुत बड़ा ये पावर है। यानी इस केस में यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के केस में यानी कि कोर्ट जो है वो ना केवल जो किसी भी कानून का ये तकनीकी पहलू होता है, केवल ये तकनीकी वो पहलू की ही वो जांच करती है, बल्कि इस मामले में वो इस भी चीज की जांच करती है कि उस कानून का ये सब्सटेंशियल पहलू क्या है, यानी कि उस कानून को किस इरादे से बनाया गया है, उस कानून की जरूरत ये थी कि नहीं थी। मतलब कि इस मामले में जो कोर्ट जो है ये पार्लियामेंट के या जो भी ये कानून बनाने वाली संस्था है और व्यवस्थापिका ही होती है, विधायिका ही होती है, तो उसके विजडम के ऊपर भी वो सवाल पैदा कर सकता है
और अगर वो पाता है कि इस कानून की जरूरत नहीं थी, ये कानून उपयुक्त नहीं है, तो उस कानून को वो इनवैलिड घोषित कर देगा। तो ये यानी जुडिशियल रिव्यू का एक स्वीपिंग पावर है। यानी कि इस केस में आप देखिएगा कि जुडिशरी जो है ये पार्लियामेंट्री विजडम के भी ऊपर वो सवाल उठा सकती है कि आपने कानून को ये बनाया कैसे। ठीक है, आपके पास मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी का ये अर्थ तो नहीं होता है कि आप ये किसी भी प्रकार के कानून को बना दीजिएगा, लेकिन इसमें कोर्ट जो है वो केवल उस कानून के ये तकनीकी पहलू को ही देखेगी कि जो भी कानून बना है उस कानून को उचित प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, और उसमें जो ये प्रोसीजर्स का उल्लेख किए गए हैं उन ये प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार हैं आर्टिकल 21 के तहत उसको यानी कि कर्टेल करने के लिए, उसको कम करने के लिए या उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो ये तो जो आपको ये टर्म्स है ये अमेरिका में यानी अमेरिका का जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वहां पे ये चीज है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 21 के तहत। हालांकि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि वो समय समय पे बहुत ही लिबरल ढंग से उन्होंने आर्टिकल 21 का उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है, उसकी व्याख्या की है। और राइट टू लाइफ के मामले में या राइट टू ये पर्सनल ये फ्रीडम के मामले में एक वाइडर स्कोप जो है उसने सुनिश्चित किया है। और हमारी ये कोर्ट जो है, हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसका जो विजडम है उसके ऊपर हमें कोई ये प्रश्न चिन्ह ये नहीं होना चाहिए। काफी ये लर्नेड ये जजेस है और काफी ये सीजन्ड और काफी ये वेटरन्स लोग वहां पे ये मौजूद है, अपने अपने क्षेत्र के वो जानकार हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। और हमारी जुडिशरी के ऊपर हम लोगों को भरोसा ये करना चाहिए। और समय समय पे यानी जुडिशरी ने भी ऐसे ये बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो सामान्य आपको जनमानस का विश्वास जो है वो विश्वास स्थापित रहे, वो बना रहे, और जिससे कि हमारा ये समाज जो है वो सिविलाइज्ड रहे और वो यानी कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इन दो ये टर्म्स के बीच जो अंतर होता है, हालांकि ये एक यानी दोनों ही लीगल टर्म्स हैं और दोनों ही ये बहुत ही ज्यादा मतलब ये कानून के क्षेत्र के ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट्स है। हमने कोशिश की है कि ये यानी कि सामान्य अर्थों में इन दोनों टर्म्स को आपको ये समझाया जाए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम लोगों की कोशिश हमेशा ऐसे एजुकेटिव और इंफॉर्मेटिव ये वीडियोस को बनाने की होती है जिससे कि हमारा नॉलेज बेस जो है ये बढ़ सके और हम लोग इस बारे में सक्षम हो सके कि हम लोग अपने तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जो भी चीजें हो रही हैं हमारे ये समाज में या हमारे जीवन में, उन सब सारे चीजों का विश्लेषण हम लोग ये खुद से कर सके। और जब हम लोग ये खुद से करेंगे, अपने ये दिमाग को अप्लाई करेंगे, अपने ये विवेक को अप्लाई करेंगे, तो वो एक अच्छा डिसीजन होगा, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा जो कि एक यानी विकसित और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में वो एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में ये फिर किसी एक टॉपिक के ऊपर हम लोग ऐसी ही जानकारी के साथ आपके सामने फिर से ये प्रस्तुत होंगे। ये तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।